हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। तो पॉलिटी के नए सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में, यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आपके दिमाग में जब भी आप प्रस्तावना, बचपन से आप किताबों के आगे, एनसीईआरटी के आगे या कोई भी किताब रहती है उसके आगे एक दस्तावेज देखते थे, एक पेज देखते थे, और उसमें कुछ बातें लिखी होती थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या फिर हम भारत के लोग। तो ये जो है, ये भारत के संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। तो आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे, इसमें लिखे हुए शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, और आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं उन्हें भी जानने का हमारा क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो सबसे पहले आपके मन में विचार उठेगा कि ये प्रस्तावना है क्या या कहाँ से आया। तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि प्रस्तावना का विचार आधुनिक संविधान में यूएसए के संविधान से शुरू हुआ, अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका के संविधान के निर्माताओं ने अपने संविधान के आगे किसको जोड़ा, प्रस्तावना को जोड़ा या प्रियम्बल को जोड़ा। तो अमेरिका का ये प्रियम्बल मैंने आपके सामने देखा, आपको याद नहीं करना है। और अमेरिका का प्रियम्बल भी भारत के प्रियम्बल की तरह, हम भारत के लोग या भी द पीपल ऑफ इंडिया की तरह ही, वो द वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरीके से क्या होता है, शुरू होता है। तो ये खाली मैंने आपको दिखाने के लिए या कंपैरिजन के लिए बताया कि भारत की प्रस्तावना और अमेरिका की प्रस्तावना किस तरीके से मिलती जुलती है, किस तरीके से क्या है, भिन्न है। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछे कि प्रस्तावना का विचार आधुनिक संविधानों में कहाँ से शुरू हुआ, तो आप किसकी प्रस्तावना की बात कर दोगे, अमेरिका की प्रस्तावना की बात शुरू कर दोगे। फिर बात आती है भारत में कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से शुरू हुआ। तो भारत के अंदर हमें पता है संविधान सभा का निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण करने के लिए। और उस संविधान सभा की बैठक, जो 13 दिसंबर की बैठक थी 1946 की, उसमें जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे, या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आए थे। हम उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कह सकते हैं उस दस्तावेज को। तो वो जो दस्तावेज था उसको स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। और वही दस्तावेज जो था, वही उद्देश्य का या वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे संविधान की क्या बना, प्रस्तावना बना। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ये भारत के संविधान की प्रस्तावना को कंठस्थ होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, फिर हम एक एक करके एक एक शब्द को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप या तो हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में प्रस्तावना को अपने पास रखिए और इसे याद करने का प्रयास कीजिए। तो अभी तो खैर मैंने पढ़ के सुना दी, इसका कोई औचित्य भी नहीं है, तो किताब में भी लिखा है। लेकिन अब हम एक एक शब्द को, इसमें क्या क्या मतलब निकलता है, उसको जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए पहली ही लाइन हमने क्या लिखी है यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। अभी मैंने हिंदी में पढ़ दिया, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। तो हम भारत के लोग, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि भारत का संविधान अपनी शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है। तो आपने ध्यान रखना है कि संविधान की शक्ति का स्रोत या संविधान की जो पावर का स्रोत है, वो जो है भारत की जनता या भारत के लोग है। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जो है शक्ति जो है किसको दी जाती है, जनता को दी जाती है। तो लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में लोक हावी होना चाहिए, तंत्र थोड़ा कमजोर होना चाहिए। भले ही भारत में तंत्र ज्यादा हावी और लोग थोड़े से कमजोर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भैया प्रस्तावना पढ़ के आपको क्या पता चलता है, तो आपने कहना है कि संविधान की शक्ति का अधिकार हमें पता चलता है, या संविधान की शक्ति का हमें स्रोत पता चलता है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि भैया भारत की प्रकृति क्या है, यानी कि किस तरीके का देश या किस तरीके का राष्ट्र हम भारत को बनाना चाहते हैं। तो हम भारत को किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यानी कि उसकी प्रकृति क्या होगी। ये राजनीतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। तो प्रकृति के बारे में यहाँ इस लाइन से पता चलता है कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यानी कि सोवरिन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं।
ये तो प्रकृति हो गई कि भारत किस प्रकार का देश होगा, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो ये हम भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन मामला अभी भी वही है कि इन शब्दों का मतलब क्या है, अभी एक एक करके इन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हमें पता चला कि भैया संविधान की प्रकृति क्या है, या हम किस प्रकार का संविधान या किस प्रकार का राष्ट्र का ही निर्माण करना चाहते हैं। तो यहाँ से इस लाइन से, लिखी हुई लाइन से हमें ये जानकारी मिल जाती है। इसके बाद मुद्दा आता है कि हम अपने जनता को क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं, या संविधान किस तरीके का राष्ट्र बनाना चाहता है। हम ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ किसका सिद्धांत कार्य करता हो, न्याय का सिद्धांत कार्य करता हो, जहाँ स्वतंत्रता का सिद्धांत कार्य करता हो, जहाँ समानता या समता का सिद्धांत कार्य करता हो, जहाँ सब व्यक्तियों को गरिमा का अवसर दिया जाए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो हमें साथ में पता चलता है कि भैया हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान हम क्यों बनाना चाह रहे थे। तो संविधान का यार एक नया राष्ट्र बनाने का क्या उद्देश्य था, अंग्रेजों से हमने क्यों आजादी प्राप्त करी, इसलिए आजादी प्राप्त करी कि हम अपने नागरिकों को न्याय दिलवा सके, स्वतंत्रता, समता, गरिमा की उनके लिए क्या कर सके, बात कर सके। फिर अगला मुद्दा आता है कि भैया ये जो लाइन लिखी है 26 नवंबर 1949, ये आपको बताता है संविधान के अंगीकृत आत्मार्पित होने की क्या तिथि। यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि भैया हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब है वी अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसका मतलब होगा कि हमने अपने आप को, यानी कि ये जो है भारत के लोग, इन्हीं लोगों ने अपने आप को संविधान क्या किया है, आत्मार्पित किया है। तो तारीख कौन सी लिखी है, 26 नवंबर 1949। तो अगर आपसे पूछता है संविधान के आत्मार्पित होने की तिथि कौन सी है, तो आपने कहना है 26 नवंबर 1949। अगर वो कहेगा संविधान के लागू होने की तिथि कौन सी, कमेंसमेंट की तिथि कौन सी है, तब आप जानते ही हैं 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान, मैंने आपसे कहा भी था, अगर आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे, तो 26 नवंबर 1949 को हमारी जो है 11वीं बैठक का, जो 11वीं बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसकी अंतिम तिथि थी। और इस संविधान को क्या कर दिया गया था, आत्मार्पित कर दिया था। और कई सारे प्रावधान संविधान के लागू भी कर दिए गए थे इसके अंदर। तो ये 26 नवंबर 1949 जो है, ये तारीख प्रस्तावना में लिखी गई है। तो कभी आपसे पूछेगा प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी है, तो आपने 26 नवंबर 1949 को याद रखना है। आपने गलती से ये 26 जनवरी 1950 को याद नहीं रखना है। यह संविधान के लागू होने की तिथि है, जो प्रस्तावना में तो नहीं लिखी है कम से कम। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर होगा। तो अभी संविधान के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2015 से 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है हमारा। तो कभी पूछ ले, गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी, संविधान दिवस तो कौन सा, 26 नवंबर। तो यहाँ सबसे पहले मुद्दा यही आएगा, अगर हम इसे एमसीक्यू में देख लें अभी सीधा, कि भैया आधुनिक संविधानों में कौन सा संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होता है, अमेरिका के संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। ये रही अमेरिका की प्रस्तावना। फिर वो आपसे पूछेगा कि भैया भारत में भी प्रस्तावना का विचार, तो विचार तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। लेकिन उस प्रस्तावना के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वो कब प्रस्तुत किया गया। एक क्वेश्चन ये रहा 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा। अगला क्वेश्चन ये रहा किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि उसे कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। फिर अगले क्वेश्चन जो है कि भैया प्रस्तावना पढ़कर हमें क्या पता चलेगा, प्रस्तावना पढ़कर हमें पता चलेगा संविधान की शक्ति का स्रोत वो कौन है, भारत की जनता। दूसरा हमें पता चलेगा भारत की प्रकृति क्या है। तो भारत की प्रकृति क्या है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला क्या है, देश है। यानी कि भारत एक सोवरिन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है भारत। तीसरा आपको इससे क्या पता चलेगा, इससे संविधान के उद्देश्य पता चलेंगे, क्यों संविधान बनाया गया था, या राष्ट्र को हम किस तरफ लेना जाना चाहते हैं। तो उद्देश्य जो है वो है न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना। और क्या पता चलेगा, संविधान के आत्मार्पित होने की तिथि पता चलेगी, जो है 26 नवंबर 1949। तो प्रस्तावना में कई बार यही पूछ रहा था, प्रस्तावना में कौन सी तिथि लिखी गई है, तो 26 नवंबर 1949। अब इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप प्रस्तावना को याद कर लेते तो आपको ये सभी क्वेश्चन वैसे ही कंटस्ट हो जाएंगे। तो पहले ही केवल प्रस्तावना को पढ़ लेने से आपको इतने कम से कम क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर बन जाने चाहिए। खैर, अब हम एक एक करके इन शब्दों का मतलब समझते हैं कि ये जो लिखे गए शब्द हैं इनका मतलब क्या है।
और ये क्वेश्चन इसी रूप से आपसे क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए पहला ही शब्द हमने देखा था, यहाँ पे लिखा था संप्रभुत्व संपन्न। ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है या सोवरिन नेशन लिखा है। अभी सोवरिन होने का क्या मतलब होता है देखो। तो सोवरिन होने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे दो चित्र लगा दिए आप समझने के लिए। तो प्रस्तावना में जो सोवरिन शब्द लिखा गया उसका यहाँ से आप देख रहे होंगे दुनिया को दर्शाया गया, ग्लोब को दर्शाया गया और उसमें कुछ तारे काटते हुए कठपुतली की तरह नचाने वालों को तारे काटते हुए दर्शाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई राष्ट्र सोवरिन है या संप्रभु है या संप्रभुता संपन्न है तो वो आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में, वो क्या होगा, मुक्त होगा। या किसी अन्य देश पे क्या नहीं कर रहा होगा, निर्भर नहीं कर रहा होगा, या फिर किसी अन्य देश की क्या नहीं होगा, कठपुतली नहीं होगा। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ 200 साल लगभग किसने शासन किया, ब्रिटिश ने शासन किया। ये ब्रिटेन का झंडा नहीं है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का झंडा है। तो ब्रिटिश का शासन था तो 200 साल तक हम किसकी कठपुतली बने रहे, ब्रिटिश की कठपुतली बने रहे। उसके बाद 1947 में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भले ही हम स्वतंत्र हो गए लेकिन भारत अभी भी ब्रिटिश डोमिनियन में था। ब्रिटिश डोमिनियन का मतलब है हमारे ऊपर कहीं ना कहीं किसका हस्तक्षेप अभी भी था, ब्रिटिश का हस्तक्षेप था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने प्रस्तावना में ही लिख दिया कि भैया हम कैसे देश होंगे, सोवरिन देश होंगे। तो भारत जो है संप्रभुता संपन्न हो गया, यानी कि ब्रिटिश डोमिनियन से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का झंडा क्यों बनाया, ये है ऑस्ट्रेलिया का झंडा। इस ऑस्ट्रेलिया के झंडे के ऊपर आपको पता है यूनियन जैक बना हुआ है, यानी ब्रिटेन का झंडा बना हुआ है तो ओवरऑल ये ऑस्ट्रेलिया का झंडा है, नीचे पूरा है। लेकिन इसमें ये जो ऊपर यूनियन जैक बना हुआ है या ब्रिटेन का झंडा बना हुआ है, ये जो है ये दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी किसके डोमिनियन में है, ब्रिटेन के डोमिनियन में है। कहने का मतलब ये होगा अगर आप विकीपीडिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया डालोगे तो ऑस्ट्रेलिया का राजा जब दिखाएगा तो राजा दिखाएगा कौन, ब्रिटिश का जो क्या होगा, राजा होगा, यानी कि चार्ल्स तृतीय को राजा की तरह दिखाएगा। यानी कि कुछ 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 मामलों में ऑस्ट्रेलिया किसके अधीन है, ब्रिटेन के अधीन है। हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के डोमिनियन में आता है। तो भारत स्वतंत्रता के समय तो डोमिनियन में था, 1950 तक भी डोमिनियन में रहा, लेकिन उसके बाद भारत ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, सोवरिन घोषित कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सोवरिन होने का मतलब समझ रहे होंगे। सोवरिन होने का मतलब आंतरिक और बाहरी मामलों के हस्तक्षेप से भारत क्या है, मुक्त है। दूसरा, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया था कि हम राष्ट्रमंडल के क्या बने रहेंगे, सदस्य बने रहेंगे। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ। तो ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ है उसका हेडक्वार्टर मैंने आपसे बताया था लंदन में है, और उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, ब्रिटेन का राजा। तो भारत जो है किसके में शामिल है, कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण किए हुए है। तो इससे क्या भारत की संप्रभुता पे असर पड़ता है, तो आपके मन में विचार अगर आए तो आपने कहना है नहीं पड़ेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का एक वक्तव्य इसमें आपका दिमाग के कंफ्यूजन को दूर कर देगा। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता के बारे में कथन कहा था कि यह समझौता अपनी मर्जी से किया गया और अपनी ही मर्जी से क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। यानी कि अपनी विल पे किया गया और उसको टर्मिनेट भी अपनी विल पे ही कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है सोवरिन होने का क्या मतलब है। लेकिन अब भारत ने जैसे कुछ संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं तो भारत को उन संधियों को क्या करना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। अगर भारत आईएमएफ का सदस्य है तो आईएमएफ के दिशा निर्देशों को मानना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक का सदस्य है तो वर्ल्ड बैंक के दिशा निर्देशों को मानना पड़ेगा। लेकिन हमारी सोवरिटी पर उससे क्या नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक शब्द आपने याद रखना है, कौन सा, सोवरिन। दूसरा एक शब्द आता है समाजवादी। ठीक है, जब आप प्रस्तावना में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक शब्द दिखाई देगा, कौन सा, समाजवादी या कौन सा, सोशलिस्ट। अभी सोशलिस्ट होने का मतलब क्या है, अगर आप पहली बार इस शब्द को समझ रहे हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आपके सामने होगी। वैसे आपने इसके बारे में सुना ही होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें समाजवाद पूंजीवाद का गुण है। या फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर आप जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ते हैं, समाजवादी नेता, तो कई बार एक समाजवादी शब्द आपके सामने आ जाते हैं। देखिए समाजवाद का मतलब होता है जो समाज में क्या चाहते हैं, समानता चाहते हैं, अमीर गरीब के फासले को मिटाना चाहते हैं, महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलवाना चाहते हैं, किसान मजदूर गरीब का क्या करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। तो वो जो विचारधारा है वो विचारधारा क्या कहलाती है, समाजवादी विचारधारा कहलाती है। तो ये जो भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लिखा है, ये समाज के अंदर समानता की बात कर रही है। महिला पुरुष की समानता हो, अमीर गरीब की समानता हो, किसान मजदूर की समानता हो, सभी की समानता की बात कर रही है।
लेकिन समाजवाद का एक उग्र स्वरूप होता है, उसको हम कहते हैं साम्यवाद, कम्युनिज्म। जैसे चाइना में अगर आप देखेंगे तो चाइना में क्या मौजूद है, साम्यवाद मौजूद है, यानी कि कम्युनिज्म मौजूद है। हमने सुना होगा कम्युनिस्ट चाइना, चाइना जो है अपने जनता के साथ उग्र व्यवहार रखता है। कई बार आप देखते होंगे कोरोना के टाइम पे आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे कि कम्युनिस्ट रेजिम जो होती है वो कैसी होती है, थोड़ी उग्र होती है। जबकि भारत का जो समाजवाद है वो आधारित है लोकतंत्र पर। तो हमारा समाजवाद जो है वो कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहाँ जनता के हितों की बात करी जाती है, भलाई की बात करी जाती है, लेकिन जनता के ऊपर समाजवाद का फायदा उठा करके अत्याचार नहीं किया जाता। तो समाजवादी शब्द सामने याद रखना है, समाजवादी जो है जनता के भीतर समानता चाहते हैं। अभी मैं रशियन रिवॉल्यूशन में समाजवाद के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, और भारत का समाजवाद जो है वो किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। दूसरा इसमें एक और आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं आगे पूरा समझाऊंगा आपको अभी, कि यह शब्द मूल संविधान में या मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको किस में जोड़ा गया, संविधान के अंदर जोड़ा गया। तो मूल रूप से समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी द्वारा इस संविधान में संशोधन करके सोशलिस्ट शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसके बाद हम अगले शब्द की तरफ चलते हैं, सेकुलर। तो अगला शब्द जो हमने प्रस्तावना में देखा था वो क्या था, सेकुलर था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपने पास प्रस्तावना रखी होगी या कोई ना कोई तो किताब रखी होगी जिसमें आप अंडरलाइन या मार्किंग करते हुए चलें। तो अभी तो मैं नोट्स ऐसे लिखा नहीं सकता आपको, लेकिन फिर भी उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई भी बुक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, उसमें आप वन वर्डर कोई बुक ले सकते हैं या फिर लूसेंट ले सकते हैं, कोई भी किताब ले सकते हैं, उसको अपने सामने रखिए और समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये सेकुलर शब्द, सेकुलर होने का मतलब निकलता है पंथ निरपेक्षता। अब इंग्लिश वालों के लिए तो समस्या नहीं है, वो तो सेकुलर बोर्ड के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हिंदी वाले इन दो शब्दों में फंस जाते हैं कि वो पंथ निरपेक्ष है या क्या है, धन निरपेक्ष है। कई लंबी चौड़ी बहस इनके ऊपर चलती है, लेकिन आपने अपने मतलब का काम निकालना है यहाँ से। देखिए, सेकुलर होने का मतलब है कि एक तो राज्य होगा, राज्य बोले तो सरकार होगी, और दूसरा है धर्म। और प्राचीन काल में आपने देखा होगा राजा धर्म के साथ मिलकर, धर्म गुरुओं के साथ मिलकर के कार्य करता था। ऋग्वेदिक काल में भी हम पढ़ते हैं कि राजन होता था, और राजन का सबसे प्रमुख जो सेना, जो रत्नीन होता था या प्रमुख मंत्री होता था, वो कौन होता था, पुरोहित होता था। तो ये जो है सरकार और धर्म मिलजुल के कार्य करती थी। तो यूरोप में एक विचार जनरेट हुआ सेकुलरिज्म का, वहां बोला गया कि सरकार और धर्म अलग अलग होंगे, और धर्म सरकार के कार्य में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि यूरोप में कुछ कॉन्सेप्ट को कहते हैं नो रिलीजन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। फिर भारत की बात कर लेते हैं। अब यूरोप में तो एक ही धर्म है, क्रिश्चियनिटी। लेकिन भारत के अंदर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, बहुत सारे समुदाय रहते हैं। तो आज़ादी के समय भारत के सामने समस्या ये थी, एक तो धार्मिक रूप से बंटवारा हो गया था भारत का। आजकल आप गदर मूवी देख ही रहे होंगे। तो उसमें जो है यही बंटवारे के बारे में बताया गया। अब तो खैर सेकंड पार्ट आ गया उसका। तो वहां जो है लकीरें खींच दी गई, तो धार्मिक आधार पर देश का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। अब संविधान के निर्माताओं के मन में यही विचार था, कई लोग तो ये चाह रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। जब मुस्लिमों को पृथक राष्ट्र मिल गया तो भारत क्या बने, एक हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन फिर उसमें ये डिफाइन नहीं हो पाएगा कि एक हिंदू राष्ट्र में सिख की क्या भूमिका होगी, जैन की क्या भूमिका होगी, पारसी की क्या भूमिका होगी, अलग अलग समुदाय की क्या भूमिका होगी। तो उस विचार को नकारते हुए उन्होंने किस विचार को अपना लिया, सेकुलर के विचार को अपना लिया, यानी कि कौन सा, धर्म निरपेक्षता के विचार को अपना लिया। अब ये धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भारत के संदर्भ में क्या है, भारत के संदर्भ में ये ऑल रिलीजन। यूरोप में कहेंगे इसको नो रिलीजन, यानी कि राज्य के कार्यों में किसका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, रिलीजन का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे नो रिलीजन से क्या मतलब है। अभी भारत के संदर्भ से इसका क्या मतलब है, अब इंडिया के संदर्भ से इसका मतलब है ऑल रिलीजन, सर्वधर्म संभाव। यानी कि सरकार की दृष्टि में सभी धर्म बराबर हैं। इस देश में भले ही सर्वाधिक पॉपुलेशन हिंदुओं की, लेकिन हिंदुओं का राष्ट्र नहीं, मुस्लिमों का राष्ट्र नहीं, क्रिश्चियनों का राष्ट्र नहीं है, जैनों का राष्ट्र नहीं है, बुद्धिस्ट का राष्ट्र नहीं है, पारसियों का राष्ट्र नहीं है, ये सबका राष्ट्र है। यानी कि इसमें सभी धर्मों को समान रूप से सरकार क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। और अगर आप आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को ही सुनिश्चित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि एक जैनी जो है अपने रीति रिवाजों को अपने मन से मान सके, एक सिख जो है कृपाण धारण का अधिकार रख सके, हिंदू मुस्लिम अपने पूजा उपासना रीति रिवाजों को अपना सके। तो ये सब जो है ये विचार आपने याद रखना। तो सेकुलरिज्म, अभी यहाँ पर भी एक विचार है कि ये पंथ निरपेक्ष बोले या धर्म निरपेक्ष बोले। अभी भारत में अब प्रस्तावना में लिख तो देते हैं धर्म निरपेक्ष,
लेकिन समझना उसे क्या चाहिए, पद निरपेक्ष चाहिए, क्योंकि धर्म का एक अर्थ भारत के अंदर ड्यूटी होता है, और ड्यूटी से निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता। धर्म केवल रिलीजन नहीं, भारत में धर्म का मतलब किससे भी होता है, ड्यूटी से भी होता है। जब बोलते हैं ना कि ये राजा का राज धर्म है, तो राजा का जब राज धर्म है तो राज धर्म का मतलब है, राज तो कोई धर्म नहीं होता है, राज वो उसकी क्या दर्शा रहा है, ड्यूटी दर्शा रहा है। और अगर कोई धर्म निरपेक्ष हो रहा है तो यानी कि अपने राज्य के ड्यूटीज को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, उससे निरपेक्ष हो जा रहा है। तो इसीलिए पथ मत मत संप्रदाय को, भावना को मिटाने के लिए, या आपस में भेदभाव को मिटाने के लिए जो है पथ निरपेक्षता का क्या रखा गया, विचार रखा गया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सेकुलर शब्द को आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन आपके अभी बेसिक में आपके मतलब के यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपसे पूछे सेकुलरिज्म, तो आपने कहना है कि भैया सेकुलरिज्म या पथ निरपेक्षता, ये जो है यूरोप में एक नो रिलीजन, और भारत में किस कॉन्सेप्ट का काम करती है, ऑल रिलीजन। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछेगा, वही क्वेश्चन अभी भी वही बना हुआ है जो पिछला हमने देखा। ये विचार भी या ये शब्द भी, भारत था तो सेकुलर ही, लेकिन प्रस्तावना में शब्द को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे भारत समाजवादी था, लेकिन समाजवादी शब्द को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने साफ साफ संविधान में क्या लिख दिया, फिर से सेकुलर शब्द को भी लिख दिया। तो सोशलिस्ट शब्द भी संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और सेकुलर शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी तैयार हो गया, और बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पूछे तो आपसे सेकुलरिज्म के बारे में आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने संप्रभु होने का मतलब समझ लिया, समाजवादी होने का मतलब समझ लिया, सेकुलर होने का मतलब समझ लिया। अब हम समझते हैं आगे लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था होने से क्या हमारा क्या मतलब निकलता है। लोकतंत्र, अब लोक मतलब जनता, डेमोक्रेसी, डेमोस एंड क्रेटोस, यानी कि एक जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है लोक, और दूसरा उसका क्या सिस्टम, यानी कि क्या तंत्र। और दूसरा शब्द हम पढ़ते हैं कौन सा, गणतंत्र। अभी लोकतंत्र और गणतंत्र का मतलब अब देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, डेमोक्रेसी और गणतंत्र यानी कि क्या, रिपब्लिक। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, अगर अलग अलग शब्द हैं प्रस्तावना में, तो ये दो शब्द लिखे गए, इनके इनका मतलब भी क्या होगा, अलग ही होगा। कई लोग लोकतंत्र गणतंत्र एक ही समझ लेते हैं। बहुत बड़े बड़े विचार हैं ये, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ शब्दों में इन्हें बांधना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बचपन से आप पढ़ते आएंगे कि लोकतंत्र बोला किसी ने, तो आपने बोल दिया सीधा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए द्वारा। लेकिन ये विचार तो अब्राहम लिंकन के थे, गेटिसबर्ग की स्पीच में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन लोकतंत्र का विचार तो अमेरिका से भी प्राचीन है। अगर लोकतंत्र देखा जाए तो पुरानी यूनानी जो सभ्यता थी आज से हजारों साल पहले, तो लोकतंत्र का विचार तो कहाँ गया था, यूनान में ही आ गया था। सुकरात जो है, प्लेटो जो है, यानी परस्तु जो है, वो किसकी बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि देश की सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। और वो सरकार कार्य भी किसके लिए करती है, जनता के लिए करती है। और जब तक जनता का विश्वास उस सरकार में है तब तक ही वो सरकारें क्या करती है, काम करती है। जिस दिन जनता का विश्वास उस सरकार से उठ जाए, उस दिन वो सरकार भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। और जनता का सदन जो है हमारा लोकसभा, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। तो सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी, जनता के द्वारा, और सरकार कार्य भी किसके लिए करेगी, जनता के लिए। यानी कि इस तंत्र में कौन हावी होना चाहिए, लोक हावी होना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे कि स्विट्जरलैंड में, और एक होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसा कि भारत में है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब हो गया, अब एक नई समस्या आ गई, एक नया क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो आपने कहना है भारत का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप का है। और वो आपसे कहेगा कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो आपने कहना है कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड। अभी आपके पेपर में पूछा भी था कि लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है। वैसे लोकतंत्र का घर तो यूनान होना चाहिए जहां से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन आपके पेपर में आंसर किसको माना गया था, स्विट्जरलैंड को माना गया। असल में उसने पूछना यह था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कौन सा है। अभी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है, मैंने आपसे कह दिया, जनता ने अपने लिए क्या चुने, प्रतिनिधि चुने। आप अपने लिए क्या चुनते हो, सांसद चुनते हो। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो लोकसभा के सांसद चुने, और लोकसभा में जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत था सरकार उसकी बनी। और आपके सामने क्या गठन हो गया, संसद का गठन भी हो रहा है। ठीक। अब संसद में लोकसभा राज्यसभा दो सदन होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन संसद में क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं मुख्यतः। लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तब वो कानून बनता है। अभी बेसिक रूप में आप समझिए इसको। लेकिन ये कानून बनाने में जनता का कितना रोल रहता है, या क्या जनता कोई कानून खुद बना सकती है,
या राष्ट्र का कोई बड़ा डिसीजन क्या जनता खुद ले सकती है? तो जनता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है भारत के अंदर। जनता के चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठकर, सरकारों में बैठकर जनता के हित की बात करते हैं। जनता उन पर दबाव बना करके कार्य करवा सकती है। तो ऐसे लोकतंत्र को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जनता प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकती। लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक डिवाइस होता है, एक औजार जो होता है, उसको कहते हैं पहल, इनिशिएट। स्विट्जरलैंड के लोग चाहें तो खुद से एक बिल को क्या कर सकते हैं? इनिशिएट कर सकते हैं। संसद में एक बिल को खुद ही से क्या कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं। या फिर एक शब्द सुना होगा आपने, जनमत संग्रह। किसी बड़े मुद्दे पर जनता का जब विचार पूछा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जनमत। इसी तरीके से एक डिवाइस आपने सुना होगा, वापस बुलाना, रिकॉल कहते हैं इसको। रिकॉल में क्या होता है? आपने 5 साल के लिए एक सांसद चुना और वो अगर अच्छा नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते भारत में। वो 5 साल अपना कार्यकाल निभाएगा, उस पर दल बदल लग सकता है, वो अपना इस्तीफा दे सकता है, लेकिन जनता तो कुछ नहीं कर सकती उसका। लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी रहती है, वहां पे एक डिवाइस रिकॉल होता है, यानी कि जिसको आपने जिताया था, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो उसको आप वापस भी बैठा सकते हैं। तो आपने अरविंद केजरीवाल को भी देखा होगा। तो अरविंद केजरीवाल किसके लड़ रहा था? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए। लड़ाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी की थी। तो इनडायरेक्ट, भारत की डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट, और स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी कैसी? डायरेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है पेपर में। कई बच्चों को वो पढ़ते तो है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एमसीक्यू कैसे बनेगा। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन क्या है कि डेमोक्रेसी का विचार प्राचीन किस सभ्यता में आ गया था? तो कौन सी सभ्यता में आ गया था? यूनान में आ गया था। अगर वो कहे आपसे कि भैया भारत का लोकतंत्र कैसा, तो आपने कहना इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है फिर? स्विट्जरलैंड। और बाकी एक कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद, यानी कि सरकार किसने चुनी है? जनता ने चुनी है। फिर एक शब्द आता है, कौन सा? गणतंत्र। अभी गणतंत्र का क्या मतलब? गणतंत्र का मतलब है, अब गण का मतलब भी क्या होता है? जनता ही होता है, और तंत्र सिस्टम होता है। लेकिन रिपब्लिक उस सिस्टम को कहते हैं जहां राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, जनता के द्वारा चुना जाता है। इसको कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। जैसे वो डायरेक्ट चुने चाहे इनडायरेक्ट चुने। जैसे भारत में जो है, राष्ट्रपति का पद अनुवांशिक नहीं होता है, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है ये। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनता है। और राष्ट्रपति का पद क्या होता है? सीमित अवधि के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। तो जिस राष्ट्र में प्रमुख जो है जनता के द्वारा चुना जा रहा है, जैसे भारत में चुना जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? गणतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे। जहां सरकार जनता के द्वारा चुनी जा रही है उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे। तो भारत में जो है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसी तरीके से आप अमेरिका को देख लेंगे, यूएसए को देख लेंगे, तो यूएसए में भी गणतंत्र काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति क्या, जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है वो क्या नहीं है? गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में राजा रानी का शासन है। और राजा रानी जो आनुवंशिक होते हैं। जैसे एलिजाबेथ द्वितीय की जब मृत्यु हुई, तो एलिजाबेथ द्वितीय का बेटा जो था, चार्ल्स तृतीय, वो क्या बना? राजा बन गया। उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं। तो ब्रिटेन भले एक डेमोक्रेसी है, आपको पता है ब्रिटेन में जो चुनी हुई सरकार है उसमें जो प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनक है, मतलब भारतीय मूल का एक व्यक्ति है। और लेकिन जो स्टेट का हेड है, राष्ट्र का प्रमुख है, वो कौन है? राजा। और राजा जब तक जीवित रहेगा तब तक अपने पद पर बना रहेगा, और उस राजा के मरने के बाद उसका बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसके विपरीत गणतांत्रिक व्यवस्था होती है, और गणतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्र का प्रमुख इसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो आगे समझेंगे भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था के बारे में समझ गए होंगे। बेसिक रूप में बोले तो सरकार जनता ने चुनी तो गणतंत्र, ये लोकतंत्र, और अगर राष्ट्र प्रमुख जनता ने चुना तो फिर क्या? गणतंत्र। तो भारत में लोकतंत्र भी है और साथ में गणतंत्र भी है। अगर आपसे ब्रिटेन में पूछे तो ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। इसी तरीके से जापान में भी राजशाही होती है, जापान भी क्या है? डेमोक्रेसी तो है लेकिन क्या नहीं है? रिपब्लिक नहीं है। भारत दोनों ही है, इसलिए दोनों ही शब्द लिखे हमने कि भैया हम कैसे हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। ठीक है, वही प्रस्तावना में जो हमने सबसे पहले पेज में हमने देखा था। तो अब फिर से थोड़ा सा वापस चलते हैं। अब देखिए, इतनी देर में जो है मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें आप सीख रहे होंगे। तो ये जो शब्द हमने लिखे थे कि संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, अब ये शब्द नहीं रह गए आपके पास, या भी आपके क्या बन चुका है? कंसेप्ट बन चुके हैं। और इसमें से किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है वो भी आप समझ जाएंगे। जैसे संप्रभुता संपन्न में सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? राष्ट्रमंडल के सदस्यता क्या हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करती है? नहीं करती। समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष। गणराज्य व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पेपर में। तो गणराज्य व्यवस्था से अभिप्राय है कि देश का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ शब्दों को देखने की कोशिश करते हैं। अब सारे शब्दों को हम देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं। अब ये जो है हमने कुछ बातें लिखी हैं, जैसे प्रस्तावना में आपने एक शब्द देखा था, कौन सा? न्याय। ठीक। और उसके आगे हमने कुछ शब्द देखे थे, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, मैं आपको फिर से प्रस्तावना दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ये शब्द लिखा है क्या? न्याय। फिर ये शब्द लिखा है क्या? स्वतंत्रता। फिर ये शब्द लिखा है क्या? समता। फिर एक शब्द लिखा है क्या? ये ये देश की अखंडता। और ये बंधुता। बंधुता, फ्रेटर्निटी कहते हैं इसको, या बंधुत्व की भावना जो कहते हैं। अब ये क्यों मैं आपको इन शब्दों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? सबसे पहले आप न्याय को देखिए। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन न्याय के बारे में यही पूछेगा कि प्रस्तावना में जो न्याय का विचार है वो कहाँ से लिया गया है। तो आप चित्र देख करके समझ रहे होंगे, न्याय का विचार जो है रशिया से लिया गया है, या रशिया की क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति। अब ये रूसी क्रांति क्या है? 1917 में, 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, ये व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है, समाजवादी नेता थे ये। और इन्होंने अपने राजा के खिलाफ, यानी कि जार निकोलस के खिलाफ, या जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ, ये व्लादिमीर लेनिन एक क्रांति करी थी 1917 में। और उसको कहा जाता है कौन सी क्रांति? रूस की क्रांति कहा जाता है। तो रूस की क्रांति में लेनिन ने समाजवादी विचार के द्वारा निकोलस को जो है गद्दे से हटा दिया। निकोलस के वंश का नाम जो है जार राजा को बोलते थे, वंश का नाम रोमनोव वंश है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। और लेनिन का जो दल था वो बोल्शेविक दल था। जो वर्ल्ड हिस्ट्री कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे इस चीजों को। तो 1917 में राजा के जो, अब राजा लोग क्या होते हैं? अय्याश होते हैं। राजा लोग क्या करते हैं? जनता का शोषण करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी राजा ऐसे होते थे, राजाओं ने बहुत त्याग भी किए, लेकिन इस समय तक आते आते राजा जो है कमजोर पड़ चुके थे, जनता का शोषण करते, जनता भूखी मरती थी, राजा याशी करता था। तो जनता ने जो है अपने क्रांति के द्वारा जो है राजशाही का खात्मा किया, और लेनिन के ही नेतृत्व में रूस को क्या बनाया गया? सोवियत संघ बनाया गया, 15 देशों का समूह बनाया गया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि इसको भी क्या बना दिया? रिपब्लिक। रिपब्लिक होने का मतलब क्या? राजा का क्या कर दिया गया? खात्मा कर दिया गया। निकोलस के उसके परिवार समेत क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी बाद में। लेकिन हमारा विचार प्रस्तावना को लेकर के, तो रूस की क्रांति से हमने न्याय का विचार लिया, पहला पॉइंट यही है। और दूसरा, कितने प्रकार के न्याय की बात करी है? तो आपने याद रखना है, हमने बात करी है आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, और सामाजिक न्याय की। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस रूप में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अब अगर आप ध्यान से प्रस्तावना को देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की है। सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिकल जस्टिस, या और राजनीतिक न्याय यानी कि कौन सा जस्टिस? ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 प्रकार का जस्टिस है। देखो, आप समझो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। पॉलिटी में खेल यही है पूरा का पूरा। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में लाइनें छोड़ते हुए चलते हैं, और फिर जब पेपर में आता है फिर सोचते हैं क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बन गया। पेपर किताब से बनता है पूरा का पूरा, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जल्दीबाजी में सिलेबस निपटाने का आदत पड़ी हुई है, तो ऐसे वो भागते हुए चलते हैं उसमें। तो भागते हुए तो कम से कम तैयारी तो भागते हुए नहीं हो सकती। तो ये जो है न्याय का सिद्धांत। अब ये 3 प्रकार का न्याय आपका कौन सा? आर्थिक, राजनीतिक और कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। ये विचार कहाँ से लिया गया? रशिया के रिवॉल्यूशन से। रशिया के रिवॉल्यूशन का प्रमुख नेता जो था वो कौन था? व्लादिमीर लेनिन था। और रश रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ था? निकोलस के खिलाफ था। फिर उसके बाद हम अगले शब्द में जाते हैं, तो हमें कौन सा शब्द दिखाई देता? समता, यानी कि इक्वालिटी। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। बंधुत्व यानी कि क्या? फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द जो हैं ये लिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ये तीनों शब्द इस विचार से आते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। अब ये फ्रांस की क्रांति से क्या मतलब? देखिए, जैसे 1917 में लेनिन ने किसके खिलाफ क्रांति करी? निकोलस के खिलाफ क्रांति करी। उसी से कुछ साल पहले, ठीक है, कुछ साल के कुछ 100 साल पहले, 1789 में
फ्रांस की जनता ने अपने राजा के खिलाफ, राजा हीरा, इसका नाम है लुई सोलवा, लुई दी 16 के खिलाफ क्या की थी, क्रांति करी थी। और इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है बास्तिल के पतन से। ये बास्तिल का दुर्ग था, यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था और उन्हें छुड़ाने के लिए यहाँ क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी। बाद में राजा को गद्दी से हटा करके फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया और अंत में यह हुआ कि लुई सोलवे का क्या काट दिया गया, सर काट दिया गया। लेकिन इस क्रांति से अभी हमें मेन क्वेश्चन ये निकालना है कि इस क्रांति से कौन सा विचार निकला। एक तो समानता का विचार निकला, दूसरा किसका विचार निकला, स्वतंत्रता का विचार निकला, और किसका विचार निकला, बंधुत्व का विचार निकला। देखिए, जब राजा खत्म हो जाएगा तो जनता के बीच में क्या किया जाएगा, संसाधनों का बंटवारा किया जाएगा। सभी को क्या मिलेंगे, समान अधिकार मिलेंगे। जब समान अधिकार मिलेंगे तो क्या बढ़ेगी, उससे समता बढ़ेगी। राजा का शोषण बंद हो जाएगा तो लोगों को क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। और जब लोग खुश होंगे, आपस में मिल बांट के समाज में रह रहे होंगे, तो उससे क्या बढ़ेगा, बंधुत्व बढ़ेगा। तो ये नारा जो था, ये किस रिवॉल्यूशन का था, ये नॉर्मली ऐसे पूछ सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा क्या था, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बास्तिल के पतन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय राजा कौन था फ्रांस का, लुई सोलवा। बर्बन वंश था इनका, तो बुर्बो वंश या बर्बन वंश कहते हैं उसका। 16वां राजा ये था लुई सोलवा, जो 16 कह रहा हूँ, लुई सोलवा जो था उस समय राजा था। इसकी पत्नी एंटोनिएट मैरी बहुत फेमस है। उसका एक कथन बड़ा फेमस है कि किसी ने उसे कह दिया कि फ्रांस की जनता भूखी मर रही है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। और राजा के शान और शौकत तो आप देख ही रहे होंगे। तो एंटोनिएट मैरी ने कहा था कि अगर खाने के लिए जनता के पास कुछ नहीं है, यानी कि खाने के लिए ब्रेड नहीं है, तो जनता केक क्यों नहीं खा लेती। तो वो एक कटाक्ष था जनता के ऊपर, तो जनता ने बदला लिया। एंटोनिएट और लुई को दोनों को एक इसका सर काट दिया, एंटोनिएट मैरी को जो है फांसी पे चढ़ा दिया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तीन विचार लिए। अब क्वेश्चन देखिए, इस रूप से भी पूछा जाएगा कि भैया कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में किया गया है। देखिए, बारीकी से समझिए क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी ऑफ थॉट दी गई है आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है आपको। विश्वास की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ फेथ दिया गया आपको। धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि रिलीजन का भी क्या दिया है आपको, स्वतंत्रता। और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि टोटल कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 1 2 3 4 5। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया। विचार की, व्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और किसके, उपासना की क्या किया गया है, स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है और कई बार इससे इस तरीके से। तो 3 प्रकार का न्याय, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। क्या स्वतंत्रता की बात वो कर रहे हैं। उसके बाद वो समता की बात कर रहे हैं। किसकी समता, प्रतिष्ठा और किसकी समता, अवसरों की क्या होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। और लोगों में क्या बढ़ेगा, बंधुत्व का बढ़ेगा, जब हम क्या करेंगे, देश की, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देंगे, राष्ट्र के एकता और अखंडता को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन शब्दों का मतलब भी आप निकाल पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी है और रशियन रिवॉल्यूशन का विचार भी है, अमेरिका की क्रांति का विचार भी है। तो सारे ही विचार जो है भारत की प्रस्तावना में दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आपको प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा पता चल रहा होगा। तो ये था आपका कौन सा समता, स्वतंत्रता और कौन सा विचार, बंधुत्व का विचार। और ये आगे भी एक बार बार संविधान में शब्द आपको दिखाई देंगे। और न्याय का विचार आपको याद रखना है, 3 प्रकार के न्याय का विचार जो है वो फिलहाल हल्के में थोड़ा सा लेनिन को और किसको याद रखना, निकोलस जुत्ते को याद रखना, और किसको, अपने लुई सोले को भी याद रखना। तो ये जो है प्रस्तावना के बारे में आपका मेन मेन बिंदु हुई। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ चीज़ें समझने में सफल रहे होंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ पेज और भी हैं, तो उसको मैं पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 फिर लंबा हो जाएगा, आपका डाटा का समस्या भी रहता है। तो पार्ट 2 में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कौन सा संशोधन किया गया है, और विभिन्न व्यक्तियों का क्या मत है प्रस्तावना को लेकर के। तो लेक्चर छोटा ही होगा, लेकिन इसके बाद आप उस लेक्चर को देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन वहाँ भी आपको दिखाई देंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मैं एक बार रिवाइंड करके आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या आज समझा है। आज हमने प्रस्तावना के बारे में समझा, प्रस्तावना के या संविधान की शक्ति के स्रोत को समझा, भारत के राजनीतिक प्रकृति को समझा, संविधान के उद्देश्यों को समझा, संविधान दिवस के बारे में पढ़ा कि प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी है, फिर प्रस्तावना में लिखे हर शब्द को हमने समझा, संप्रभुता को हमने समझा, समाजवादी पन निरपेक्षता लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था को हमने समझा, न्याय के सिद्धांत को हमने समझा, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के सिद्धांत को हमने समझा। थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी थोड़ा हमने देखने की कोशिश करी। तो ये जो है, ये चीजें आपको बिंदु क्या रखने हैं, याद रखने हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसके साथ साथ क्या करेंगे, एमसीक्यू भी तैयार करेंगे अपने लिए। मेन तो पेपर में देखो, अगर आप एमसीक्यू तैयार नहीं करते, मैं हमेशा कहता हूँ तो केवल थ्योरी तो सत्यनारायण की कथा है। तो आपने इसके बाद क्या करना है,
एमसीक्यू करने की कोशिश करनी है, और 7-8 एमसीक्यू जो भी नहीं कर पाओगे आप, उसको मैं सेकंड लेक्चर में कवर करने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।